हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है इंश्योरेंस की एमसीक्यू सीरीज जो चलती आ रही है, तो आज उसका ये पार्ट 8 है, जिसके तहत मैं आज आप लोगों को 20 एमसीक्यूज बताने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि आपने बुक का नाम तो सुना ही होगा, IC38। ठीक है, इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए है पर्टिकुलरली। कहा यह भी जाता है कि जो पिछले बार LIC AO का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको 70 to 80% इसी बुक से देखने को मिला था। बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी। IC38 इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रिलेटेड बुक है। ठीक है, वो PDF में है, आपको अगर वो डाउनलोड करते हैं तो आपको वहां पे मिल जाएगा। मैंने जो आज के MCQs लिए हैं सारे के सारे वहीं से लिए हैं। ठीक है, तो बुक सोर्स है, गवर्नमेंट की बुक है पहली बात तो हम जो हमारा सोर्स रहेगा पर्टिकुलरली वो यहाँ पे सर्टिफाइड भी रहेगा कि हाँ हमने सोर्स जहां से लिया है वो इंस्टीट्यूट एक तरीके से जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उससे हमने यहाँ से लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैंने वहां से MCQs लिए हैं स्टार्टिंग से। जो भी हमारी ये सीरीज चलेगी अब आगे की जो हम चला रहे हैं उसमें मैं आपको जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो उसी बुक से लेके आऊंगा। IC38 बुक आप याद रख लीजिए, IC38 बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड। पूलिंग का मतलब क्या होता है? एकीकृत करना। ठीक है, इंटीग्रेट कर देना। तो यहाँ पे क्या है कि जो रिस्क का ट्रांसफर कर रहे हो आप थ्रू रिस्क पूलिंग, हम इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आपके बहुत सारे रिस्क होते हैं, ठीक है, आपके बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको लगता है कि इन चीजों के बाद ये क्या हो जाए, मुझे इससे कोई फायदा मिले। मतलब कि अगर ये है कि मेरा नुकसान हो रहा है किसी एक खतरे से, तो एटलीस्ट ये तो ना हो आगे जाकर कि मुझे वो बहुत ज्यादा एक तरीके से उससे लॉस हो जाए। तो वहां पर आप क्या लोगे? आप सबसे पहले इंश्योरेंस करवाओगे। तो यहाँ पे जो रिस्क ट्रांसफर होता है हमारा रिस्क पूलिंग से, उसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये आपका आंसर है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बुक से लिया है। अगला क्वेश्चन है द मेजर। ठीक है, तो यहाँ पे आया आपका द मेजर टू रिड्यूस चांसेस ऑफ occurrence ऑफ रिस्क आर नोन एज। तो ये जो रिस्क है ना, यहाँ पे आप देखोगे जो रिस्क होते हैं ये क्या है? किसी चीज से आप मेजर कर रहे हो कि जो चांसेस हैं वो जो रिड्यूस कर पाओ आप रिस्क के। ठीक है, रिस्क आने के चांसेस की भाई ऐसे अगर रिस्क होगा, अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा रिस्क है जिसका आपने इंश्योरेंस भी नहीं कराया, तो जब वो रिस्क आएगा तो वो रिस्क और भी ज्यादा दुखदाई होगा आपके लिए, क्योंकि आपने उसको इंश्योर ही नहीं किया था और आपको उसके बदले कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला। तो यहाँ पे अकरेंस ऑफ रिस्क आर नोन एज, तो क्या बोलते हैं? रिस्क रिटेंशन, लॉस प्रिवेंशन, रिस्क ट्रांसफर, रिस्क अवॉइडेंस या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लॉस प्रिवेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉस से प्रिवेंशन एक मेजरमेंट है कि आप जो आपके चांसेस हैं यहाँ पे रिस्क के होने के उसको आप रिड्यूस कर पाओ। तो यहाँ पे देखिए द मेजर टू रिड्यूस चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिस्क आर नोन एज लॉस प्रिवेंशन मेजर्स। तो लॉस प्रिवेंशन मेजर्स में आपका इंश्योरेंस आता है पहली बात तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जो आपका लॉस प्रिवेंशन होगा किसी भी चीज से, उसे आप इंश्योरेंस से कम कर सकते हो या फिर खत्म कर सकते हो। बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर इट बिकम्स पॉसिबल। क्या क्या पॉसिबल करता है? टू बिकम केयरलेस अबाउट आवर एसेट, यानी कि अगर आपने रिस्क को इंश्योरेंस पे दे दिया, मान लो कोई ऐसा आपको लग रहा था कि इस चीज से खतरा हो सकता है, तो आपने वो जो रिस्क है वो आपके अपने इंश्योरेंस के इंश्योरर जो भी आपने LIC वाले से करवाया या फिर आपने जनरल इंश्योरेंस वाले से करवाया किसी चीज के लिए, तो आपने वो उसको दे दिया, अब वो उसका रिस्क हो गया। इट बिकम पॉसिबल, अब क्या पॉसिबल हो सकता है? टू बिकम केयरलेस अबाउट आवर एसेट। ठीक है, टू मेक मनी फ्रॉम इंश्योरेंस इन द इवेंट ऑफ अ लॉस। ठीक है, टू इग्नोर द पोटेंशियल रिस्क facing our asset, yeah, to enjoy peace of mind and plan one's business more effectively। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि भाई जो मेरा बिजनेस है अब मैं उस बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे पाऊंगा, मेरा पीस ऑफ माइंड रहेगा कि पर्टिकुलरली कोई नुकसान अगर जलता है, कोई चीज जल गई, पूरा अगर मेरा जो कारखाना है गोदाम है पूरा खत्म भी हो गया, कल के दिन मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकता हूं और मेरा इतना नुकसान नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे पीस ऑफ माइंड रहेगा। अदरवाइज आपका जो दिमाग है वो कभी शांत रह ही नहीं पाएगा इस कंडीशन में यहाँ पे कि भाई कुछ भी हो सकता है। देखिए हमारा LIC का कोर्स दो तरीके के कोर्स हैं। एक पहले कोर्स में आपको यहाँ पे मिलेगा GA प्लस इंश्योरेंस फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो ये आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे हमारे द्वारा
1502 का कोर्स है जो कि अफोर्डेबल है। दूसरा है यहाँ पे आपको मिलेगा LIC AO ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, लाइव क्लासेस हैं, इसमें सारी की सारी चीजें, प्रैक्टिस टेस्ट हमारे द्वारा दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस हैं हमारी जो कोर्स वीडियोस हैं, और इंटरव्यू की गाइडेंस हमारे द्वारा आपको दी जाएगी यदि आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे जो इसकी जो कोर्स की वैल्यू है वो है 2022 रुपए, जो कि बहुत एक अफोर्डेबल प्राइस है आपके LIC AO की प्रिपरेशन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस्ड टू, यानी कि हम किस प्रकार से यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस है उसको पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे ओरिजिन माना है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे मॉडर्न इंश्योरेंस तो 1871 के आसपास, आप ये देखो बॉटमरी, लॉर्ड्स, रोड्स, मल्होत्रा कमेटी या फिर नन ऑफ दिस। मल्होत्रा कमेटी से किससे रिलेटेड है? IRDA, ठीक है, इसने क्या करा था यहाँ पे IRDA का एस्टेब्लिशमेंट किया था 1999 के आसपास। तो यहाँ पे आप देखोगे लॉर्ड्स, ये लॉर्ड्स क्या थी? एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी, ये क्या थी? 1871 के आसपास एक लॉयड एक्ट आया था, कहां पे? ब्रिटेन में, यूके में आप बोल सकते हो, और यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। ये क्या थी? एक कॉर्पोरेट बॉडी थी जिसने यहाँ पे कुछ चीजों का इंश्योरेंस करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जो मॉडर्न टाइम्स है, ये वाला मॉडर्न टाइम्स स्टार्ट हो चुका है, पता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद का टाइम है। तो यहाँ पे मॉडर्न टाइम्स स्टार्ट हो चुका है। तो मॉडर्न टाइम्स में सबसे पहले हम लोग लॉर्ड्स का ये मानते हैं कि भाई ये है हमारा एक तरीके से ओरिजिन, हमारे एक तरीके से मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस का। अगला है इन इंश्योरेंस कॉन्टेक्स्ट, इंश्योरेंस के क्षेत्र, इंश्योरेंस के एक तरीके से आप ये बोल सकते हो भाषा में, रिस्क रिटेंशन इंडिकेट्स अ सिचुएशन वेयर, रिस्क रिटेंशन का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज इज नॉट देयर, यानी कि जो आपका डैमेज है और लॉस है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। लॉस प्रोड्यूसिंग इवेंट हैज नो वैल्यू, जो भी आपका लॉस प्रोड्यूस होगा उसकी इवेंट की कोई वैल्यू नहीं है। प्रॉपर्टी इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस, तो यानी कि प्रॉपर्टी जो होगी वो कवर कर दी जाएगी इंश्योरेंस के द्वारा। वन डिसाइड्स टू बियर द रिस्क एंड इट्स इफेक्ट, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? देखिए ये होता है आपका राइट आंसर, वन डिसाइड टू बियर द रिस्क एंड इट इफेक्ट। तो यहाँ पे रिस्क रिटेंशन का मतलब ये होता है कि भाई आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, आपका जो भी पर्टिकुलरली आप जिससे आप करवाते हो, ठीक है, आपका जो इंश्योरर है वहां पे वो डिसाइड करता है कि भाई जो आपका रिस्क आएगा, जो भी इसके इफेक्ट होंगे वो मैं बियर करूंगा। तो कि पर्टिकुलरली क्या होगा, नहीं होता है तो वो उसका फायदा है, अगर होता है तो यहाँ पे जो उसका रिस्क है वो कौन बियर करेगा? यहाँ पे जो आपका कंपनी है। देखिए इंश्योरेंस कॉन्टेक्स्ट में रिस्क रिटेंशन क्या हो गया कि वो सिचुएशन जहां पे एक ने डिसाइड किया है कि टू बियर द रिस्क एंड इट्स इफेक्ट, जो भी आपके क्या है रिस्क है उन सभी को वहां पे वो बियर करेगा, वो क्या करेगा? उसके इफेक्ट को झेलेगा, एक तरीके से वो अब सोल रिस्पॉन्सिबल है आपके आने वाले खतरे के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, LIC AO ADO 2023 का टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे मैं आप लोगों से फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्विज लेता हूं, और मैं यहाँ पे एक इंश्योरेंस अवेयरनेस का क्विज लेता हूं, तो यहाँ पे GA के क्विज भी मैं लेता हूं। तो आप ध्यान रखना कि ये आप लोगों की हेल्प के लिए एग्जाम के द्वारा आप लोगों की हेल्प के लिए ये खोला गया है। तो यहाँ पे आप जुड़े इसको, आपको जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द एसेट, ठीक है, इंश्योरेंस प्रिवेंट्स इट्स लॉस, ठीक है, इंश्योरेंस रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस, इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज लॉस ऑफ एसेट, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई? देखिए इनमें से ट्रू कौन सी है? क्या इंश्योरेंस रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटीज लॉस की? लॉस कैसे भी हो सकता है, किसी भी हिसाब से हो सकता है, आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। इंश्योरेंस प्रिवेंट्स इट्स लॉस, लॉस को प्रिवेंट नहीं कर सकता है। प्रोटेक्ट द एसेट, एसेट को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? वो तो एक इंश्योरेंस है, प्रोटेक्ट नहीं करता है, वो अपने आप खराब या फिर अपने आप टूट भी सकती है किसी चीज के होने के बाद। इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज अ लॉस, हाँ बिल्कुल ठीक है, जब कोई लॉस होगा तो उसके बाद वो आपको कंपनसेट करेगी उस चीज के मुकाबले जिस चीज का उसने क्या करा था, यहाँ पे इंश्योरेंस करा था। अगला क्वेश्चन है डैश एस ज्यूरिडिक्शन, यानी कि अधिकार क्षेत्र, टू एंटरटेन मैटर्स वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द कंपनसेशन क्लेम इज अप टू 50 लाख। कोई भी कंपनसेशन है आपका गुड्स एंड सर्विसेज का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इसी बुक से मैंने लिया है। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ये चेंज हुआ है अभी, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे क्या था, इससे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा ये 20 लाख तक का होता था, अभी इन्होंने बढ़ाकर 50 लाख कर दिया। तो यहाँ पे जो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम मिलेगा, ठीक है, जिला फोरम, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय एक तरीके से आप ये बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट में जो भी फोरम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, तो वो सारी चीजों को देखेंगे जहां पर जो स्थिति है वो 50 लाख तक है। जहाँ पे 50 लाख तक आप क्या कर सकते हो, आपका अगर कुछ हानि हुई है, किसी ने कोई लॉस किया 50 लाख तक का, तो वो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्टेट कमीशन पे आप कब जाओगे, जब आपका सामान 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में होगा।
ठीक है। और आप नेशनल कमीशन कब जाओगे, जब 2 करोड़ से ऊपर का होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। तो आप कब जाओगे, जब आपका 2 करोड़ से ऊपर का सामान होगा, नुकसान हुआ होगा, तो आप जाओगे यहाँ पे नेशनल कमीशन पे, और स्टेट कमीशन पे जब 50 लाख से आपका 2 करोड़ तक का नुकसान हुआ है किसी चीज के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों का बता दिया, तीनों का एग्जाम में आ सकता है, आप तीनों को ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे आपने बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेज ऑफ अ फ्यू बाय मैनी, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंश्योरेंस एक मेथड है शेयर करने का लॉस का फ्यू से मैनी तक, ठीक है, कम से ज्यादा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप किसी और का रिस्क किसी और के ऊपर डाल दो, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेज ऑफ अ मैनी बाय अ फ्यू, तो यहाँ पे क्या है कि भाई ये मेथड है शेयर करने का जो लॉसेज होते हैं ऑफ अ मैनी बाय अ फ्यू, यानी कि बहुत से लोग करते हैं एक छोटा सा। इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द गेन ऑफ अ फ्यू टू द मैनी, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो, आंसर इज ए यहाँ पे क्यों बोला है कि जो इंश्योरेंस है एक मेथड है जहां पे जो लॉसेज होते हैं वो शेयर करते हैं बाय लॉसेज ऑफ अ फ्यू बाय मैनी, क्योंकि सभी लोग मिलके एक क्या बनाते हैं, एक जैसे मान लीजिए LIC है, ठीक है, LIC ने आपके जो लाइफ इंश्योरेंस किया है, तो यहाँ पे क्या कर रही है वो, जो आपके यहाँ पे क्या कर रही है, एक मेथड है वो बाय ऑफ शेयरिंग द लॉसेज ऑफ अ फ्यू बाय मैनी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यू जो आपके लॉसेज हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं पर्टिकुलरली, LIC एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत से लोगों ने LIC करवा रखी है, अब वो सब प्रीमियम दे रहे हैं ना, वो सब यहाँ पे प्रीमियम दे रहे हैं, तो कल के दिन अगर आपको यहाँ पे कोई चीज कंपनसेट करनी हो, कोई नुकसान हो गया, तो वो सब इन्हीं का ही तो पैसा है जिसने LIC को खड़ा किया है, तो वो LIC आपको वहां से पे करेगी, यानी कि जो आपके फ्यू लॉसेज हैं वो मैनी यानी कि बहुत से लोगों पे शेयर हो रहे हैं। अब ऐसा ही है आपका भी, आप भी तो शेयर कर रहे हो ना औरों के, तो ये उसी प्रकार से होता है। अगला है व्हाई डू इंश्योरर्स अरेंज फॉर सर्वे एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, इंश्योरेंस जो इंश्योरर है वो सर्वे करता है, इंस्पेक्शन करता है ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ अ रिस्क, कोई भी रिस्क, मान लीजिए ऐसा रिस्क कोई कंपनी ले रही है तो उसको वो देखेगी पहले कि भाई जिसका मैं रिस्क ले रही हूँ वो चीज उतनी वैल्यू करती है। इंश्योरेंस कंपनी अगर बोलेगी कि मैंने आपको 2 करोड़ रुपए का रिस्क दिया आपकी कार पे, तो उस कार की वैल्यू 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो यहाँ पे उनको फायदा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टू एक्सेस द रिस्क ऑफ फॉर रेटिंग पर्पस, ओके, टू फाइंड आउट हाउ द इंश्योर्ड परचेज द प्रॉपर्टी, या फिर टू फाइंड आउट वेदर अदर इंश्योरर्स हैव आल्सो इंस्पेक्टेड द प्रॉपर्टी, या फिर टू फाइंड आउट द वेदर नेबरिंग प्रॉपर्टी कैन बी इंश्योर्ड। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो आप देख सकते हो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या है कि ये चेक कर रहे हैं कि कहीं दूसरे तो यहाँ पे इंस्पेक्ट नहीं किया। तीसरा यहाँ पे क्या है, टू फाइंड आउट हाउ द इंश्योर्ड परचेज द प्रॉपर्टी, नहीं ये भी नहीं होगा। टू एक्सेस द रिस्क ऑफ रेटिंग पर्पस, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई चेक करना है कि जो चीजें हैं वो उसके प्रतिकूल है या नहीं, यानी कि वो जो हम इंश्योर कर रहे हैं जितना पैसे का वो उस वैल्यू वर्थ करती है कि नहीं करती, उसके पैसे के लायक है या नहीं है, तो रेटिंग पर्पस के लिए यहाँ पे उसको देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस। अब आपने यहाँ पे बताना है कि क्या प्रक्रिया बताता है इंश्योरेंस की, इनमें से कौन सा बेस्ट क्या करता है आपको बताता है। शेयरिंग द लॉसेज ऑफ मेनी बाय अ फ्यू, तो ये तो नहीं था। शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मेनी, ठीक है। वन शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू, शेयरिंग ऑफ लॉसेज थ्रू द सब्सिडी, सब्सिडी वाला तो यहाँ पे नहीं होगा, और ये आपको इससे पहले भी क्वेश्चन में दिखा था कि भाई फ्यू ऑफ मेनी, ठीक है, शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मेनी, तो ये इंश्योरेंस का क्या एक तरीके से आप डेफिनेशन मान सकते हो, छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, अभी एग्जाम में आता है। तो चलिए व्हाट इज मेंट बाय कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू से आप क्या समझते हो। पहला क्वेश्चन है सम ऑफ कॉस्ट्स इनकर्ड व्हाइल सर्विसिंग द कस्टमर ओवर हिज लाइफ टाइम, ठीक है, जो भी उसकी सर्विसिंग है, जो भी चीजें हैं उसकी एक कॉस्ट होती है देने की। जैसे कि गाड़ी की कॉस्ट है 10 साल तक आपकी गाड़ी को मैं फ्री में सर्विस करूंगा, तो ये कॉस्ट मैं आपसे 10 साल पहले ही ले लूंगा इतनी, ठीक है। रैंक गिवन टू कस्टमर बेस्ड ऑन द बिजनेस जनरेटेड, कोई भी बिजनेस है जो भी आपसे जनरेट हुआ है तो आपको उसके प्रकार से आपको रैंक दिया जाएगा। सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट कैन बी अचीव बाय बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर, तो कोई ऐसी क्या करा है आपके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे उसने क्या करा है कि कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट, वो सम ऑफ सम उनका पूरा का पूरा जोड़, उन सबका एडिशन जो आपसे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या लिए हैं, अचीव करें
आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ किसी कंपनी के। मैक्सिमम इंश्योरेंस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर, तो यहाँ पे कौन सा मैक्सिमम इंश्योरेंस है जो कि किसी कस्टमर को एट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू से मतलब है कि भाई किसी कंपनी ने किसी एक कस्टमर से कितने लाइफ टाइम जो भी उससे बिजनेस किया है उसमें कितना इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिनेरियो वेयर अ डिबेट ऑन द नीड फॉर इंश्योरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक डिबेट होती है जिसको हम बोलते हैं नीड फॉर इंश्योरेंस, तो इनमें से किसमें रिक्वायर नहीं है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पे तो एक डिबेट चलती है। बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस, बिजनेस का भी है कि भाई बिजनेस एक बहुत बड़ी, जैसे फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे और भी सारी लायबिलिटीज हैं। मोटर इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लायबिलिटी, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपका मोटर व्हीकल एक्ट, गवर्नमेंट का मोटर व्हीकल एक्ट। उसके तहत ये बोला गया है कि भाई हर मोटर गाड़ी को, जो भी यहाँ पे व्हीकल है उसको थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है, और ये वाला भी होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो सी है, इट इज नॉट नीड फॉर अ क्या डिबेट, यहाँ पे इसके लिए हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने बोला है कि जरूरी है। जो चीजें जरूरी है आप उसमें कोई भी डिबेट नहीं कर सकते। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये देख रहे हो आप 1986 वाला, who cannot be classified as a customer, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इनमें से किसको आप एक कंज्यूमर की तरह क्लासिफाइड नहीं करोगे। हायर गुड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, आप कोई गुड्स और सर्विसेज को आप पर्सनल यूज पे यूज कर रहे हो। अ पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है, आपने कोई गुड लिया है ताकि आप उसे दोबारा से रीसेल कर सको, क्या आप कंज्यूमर हुए? यहाँ तो आप कंज्यूमर हो गए, ठीक है, आप कोई भी गुड्स ले रहे हो, मान लो मुझे कहीं जाना है तो मैंने बस ली, तो मैं कंज्यूमर हुआ, ठीक है। बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन एंड यूज देम, आप किसी चीज को किसी चीज को आप खरीद रहे हो ताकि आप चेक कर सको कि भाई इसमें क्वालिटी क्या है या फिर क्या है। यूज द सर्विसेज ऑफ अनदर फॉर अ कंसिडरेशन, कोई भी सर्विस यूज कर रहे हो, दिल्ली से मुंबई जा रहे हो बुलेट ट्रेन में, ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई नॉर्मल ट्रेन और बुलेट ट्रेन में क्या फर्क होता है, तो ये आप सर्विस चेक कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखिए रीसेल के लिए आप क्या हो गए, रीसेल कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप कंज्यूमर नहीं हो, ठीक है, आप तो सेलर हुए ना। आपने कोई चीज, जैसे जो दुकानदार होता है वो कंज्यूमर थोड़ी ना है, दुकानदार क्या है, रीसेलर है। पहले उसने होलसेलर से यहाँ पे सामान खरीदा, फिर उसने आपको बेचा, ठीक है, तो यानी कि वो क्या है, रीसेलर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज नॉट गो ऑन टू मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप, तो यहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने का तरीका कौन सा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, स्केप्टिज्म या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, अट्रैक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई चीज हेल्दी रिलेशनशिप करनी है तो आपका उसके प्रति अट्रैक्शन बहुत जरूरी है, ट्रस्ट भी बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन, आपका अगर कोई सर्विस है कोई खराब हो रही है तो आप बोल सकते हो कि भाई आपकी सर्विस खराब है, आप इसको ठीक कर दीजिए, ठीक है। स्केप्टिज्म ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो स्केप्टिज्म इज अ डिफरेंट थिंग, तो स्केप्टिज्म आपका यहाँ पे आंसर होगा 14 वाला, ओके। तो 14 इज द, देखिए स्केप्टिज्म डज नॉट गो टू द मेक अ हेल्दी, कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप अगर आपने क्रिएट करना है किसी के मध्य में, तो यहां पर आपका स्केप्टिज्म नहीं आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्टिव लिसनिंग, तो यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। एक्टिव लिसनिंग है ना, जो भी है, चलो मान लीजिए अगर मैं किसी को पॉलिसी बेचने जा रहा हूं तो वो मेरे को सुनेगा ना, अगर मैं उसे कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं उसकी बात सुनूंगा, तो एक लिसनर होना भी बहुत जरूरी है। तो एक्टिव लिसनिंग की इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है। एक गुड अटेंशन देना बिल्कुल सही है, बीइंग एक्सट्रीमली जजमेंटल, तो ये नहीं होगा। एम्पैथेटिक लिसनिंग या फिर रिस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएटली, बिल्कुल ये तीन चीजें तो हैं ऐसी जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन आप यहाँ पे बी वाला देखोगे कि भाई आप बिल्कुल उसकी बातें सुनकर जजमेंटल हो गए कि नहीं ये तो आपको करना ही नहीं चाहिए, आप जजमेंटल हो। कोई बंदा आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये पॉलिसी ले लीजिए, वो पॉलिसी ले लीजिए, आप उसको बोल रहे हो कि नहीं मैंने तो लेनी ही नहीं, क्या पता वो आपके लिए जरूरी हो, क्या पता वो आपके लिए सही हो, क्या पता वो सही बोल रहा हो, तो ये भी चीजें हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, which among the following is not a characteristics of a ethical behavior, आपके ethical behavior के लिए इनमें से कौन सा एक जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो मेकिंग एडिक्वेट डिस्क्लोजर टू इनेबल द क्लाइंट टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, दूसरा है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट बिजनेस एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसकी जो भी पर्सनल जो भी जानकारी है जो उसके बिजनेस है उसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। प्लेसिंग सेल्फ इंटरेस्ट एड ऑफ क्लाइंट इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आपने देखिए ये बोल रहा है कि भाई अपने खुद के इंटरेस्ट को आपने ऊपर रखना है कस्टमर के इंटरेस्ट से ऊपर। प्लेसिंग क्लाइंट इंटरेस्ट एड ऑफ अ सेल्फ इंटरेस्ट, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, ये वाला, कि आप क्या कर रहे हो अपना इंटरेस्ट पहले रख रहे हो कि भाई मेरी पॉलिसी ले लो, आपको बहुत जरूरी है। कस्टमर बोल रहा है मुझे ऐसी पॉलिसी चाहिए
जिसमें मुझे फायदा हो, या फिर आप उसको वो पॉलिसी दे रहे हो जिसमें आपको फायदा हो। ठीक है, मान लीजिए कोई जिसमें कोई कमीशन कुछ ज्यादा है तो आप उसको वाली बेच दे रहे हो, जबकि उसकी वो जरूरी नहीं थी। तो ये सी इज द राइट आंसर, जो कि नहीं आता है। अगला है डैश इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटी। आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हो ना, आप कोई एलआईसी एजेंट हो, आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हो, तो इनमें से कौन सा एक इंडिकेटर नहीं है? क्लेवरनेस, रिलायबिलिटी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस। तो आपको यहाँ पे देख के लग गया होगा भाई, तो ये ए वाला जो आपको मिला है क्लेवरनेस। क्लेवरनेस क्या है कि भाई चालाकी दिखा रहे हो आप, चालाकी से आपने उसको गलत इंश्योरेंस बेच दिया, तो वो चीज वहां पे काम नहीं आएगी ना। एक बार तो आप बेच दोगे, लेकिन आप परमानेंट रूप से उसको कैसे अपना कस्टमर बना पाओगे? ठीक है, तो एक बार तो ले लेगा वो, अगली बार तो नहीं लेगा। इन इंडिया डैश इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। तो इनमें से कौन सा इंश्योरेंस मैंडेटरी है? मैंने आपको अभी बताया था ना कि किस पे डिबेट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बताया मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी, मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत यहाँ पर भारत सरकार ने बोला कि हर जो मोटर है उसको यहाँ पे थर्ड पार्टी लेना बहुत जरूरी है इंश्योरेंस। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है एक तो लाइफ इंश्योरेंस है, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो अगर, तो मान लीजिए यहाँ पे एक तो व्यक्ति का इंश्योरेंस अलग से उसने ले रखा है लाइफ इंश्योरेंस की, अगर चाहे गाड़ी से हो, चाहे दुर्घटना में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे फायर से हो, मेरी मृत्यु होती है तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस का वो है। लेकिन अब आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में जब एक्सीडेंट हुआ तो आपको कुछ नहीं हुआ, मान लो गाड़ी को खड़े खड़े किसी ने ठोक दिया, तो गाड़ी का बहुत सारा नुकसान हो गया, गाड़ी पूरी पिछक गई है। अब गाड़ी का जो आपने थर्ड पार्टी करवा रखा था, तो यहाँ पे आपको गाड़ी का पैसा मिल जाएगा कि भाई गाड़ी में जो जो भी नुकसान हुआ है वो आपको यहाँ से आप कवर अप कर पा रहे हो। तो मोटर थर्ड पार्टी जो लायबिलिटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने बोला है कि ये मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा। वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ एन इंश्योर्ड इज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मेथड है रिड्यूस करने का इंश्योरेंस कॉस्ट को ऑफ इंश्योर्ड, जो भी इंश्योर्ड, जैसे मैं हूं आप हो, जब हम इंश्योर्ड होते हैं, ठीक है, जो यूजर था। री इंश्योरेंस, डिडक्टिबल, को इंश्योरेंस, रिबेट या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको वर्ड देख के समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो डिडक्टिबल्स होते हैं भाई वन ऑफ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग इंश्योरेंस कॉस्ट। जो आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट है वो कैसे रिड्यूस होगी इंश्योर्ड की? आपने क्या करें, उसको जो रिस्क दिए थे कुछ कम कर दिए। मान लो आपने उसको 10 रिस्क बोले थे कि भाई इन सब से आपको प्रोटेक्शन मिली, 2 आपने कम कर दिए, तो यहाँ पे आपका डिडक्टिबल्स जो भी आपका जो चीजें हैं जो कि आपकी जरूरत होती है आपकी एज के हिसाब से, ठीक है, आपकी कंडीशन के हिसाब से, तो जितना ही आपकी ज्यादा होगी उतना ही आपका प्रीमियम ज्यादा भी होगा, क्योंकि उनको ज्यादा खतरा है। जितनी आपकी एज कम होगी उतना ही आपका प्रीमियम कम भी होगा, क्योंकि आप जवान हो तो उससे कंपनी को फायदा होगा। तो यहाँ पे डिडक्टिबल्स होती हैं चीजें जो कि रिड्यूस करती है आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट को। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद। तो ये किससे डील करती है? कंप्लेंट, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है, कंप्लेंट अगेंस्ट शॉपकीपर, जो भी शॉपकीपर है, कंप्लेंट अगेंस्ट ब्रांड, जो भी ब्रांड है, कंप्लेंट अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रांड एंड शॉपकीपर। तो ये जो प्रोटेक्शन है, तो ये आपकी एलआईसी को अगर आपने कंप्लेंट करनी है कि भाई मेरे साथ ये चीजें हुई है, मुझे ये बोल के ये बेच दिया, तो वो सब भी आएगी। कोई ब्रांड है, कोई ब्रांड ने आपको साथ धोखा दिया, ब्रांड ने बोला था कि ये प्रोडक्ट मेरा खरीदो, इससे ये होगा, जैसे कि आपको पता है किसी कंपनी ने ये बोला था कि आप मेरा ये खरीदोगे तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा, तो कोई बंदा वहां पे बोलता है कि मैंने इस ब्रांड का सामान लिया लेकिन मेरा दिमाग तो तेज ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे वो ब्रांड के खिलाफ भी आप कर सकते हो अगर ब्रांड ऐसा कहता है तो। और शॉपकीपर तो है ही है, शॉपकीपर ने आपको सामान बेचा है, अपनी जमींदारी पे भेजा है, आपको मान लीजिए आउट ऑफ जो मैन्युफैक्चर डेट होती है उसकी जो ओवर डेट हो गया वो सामान दे दिया, तो यहाँ पे कौन जिम्मेदार है? शॉपकीपर जिम्मेदार है, ठीक है। तो यहाँ पे डी, आप तीनों के खिलाफ यहाँ पे एक क्या कर सकते हो, याचिका दायर कर सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको ये शक्ति दी जाती है कि आप तीनों को यहाँ पे चेक कर सकते हो, आप तीनों के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि मैंने IC 38 बुक से लिया है, सारे के सारे MCQs। अगला जो हमारा MCQs आएगा उसमें भी मैं आप लोगों को उसी बुक से सारे के सारे MCQs कराऊंगा, सो दैट कि आपको पता है जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 70 to 80% वहीं से आए थे क्वेश्चन, तो हमको ये उम्मीद भी रहती है इस बार कि हम लोगों के जो बाकी क्वेश्चन है वो वहां से आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले MCQs की सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय।